जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन। हमारे देश की जो संविधान की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, उसकी हत्या है कि मैं बिल्कुल घोर निंदा करता हूं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, ये आरएसएस बीजेपी का एक तौर तरीका है। कि ओवैसी बहुत पढ़े लिखे राजनेताओं में, विद्वान राजनेताओं में से अगर कोई है तो उनमें से ओवैसी एक है। फिलिस्तीन के जय फिलिस्तीन की बात वहाँ पर नहीं होती है, और संविधान तो बहुत खिलाफ बात करता है। संविधान तो ये कहता है कि यदि आपकी आस्था आप शपथ ग्रहण के समय किसी और अन्य देश या किसी इस तरीके की शपथ अगर आप लेते हैं तो आपकी सदस्यता को भी खतरा हो सकता है। हमारे देश की जो संविधान की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, उसकी हत्या है, और धर्मनिरपेक्षता की हत्या करने का अधिकार हमारे देश में, देखिए संसद कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि संसद पर, इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी शेंगुल को लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद ने बड़ा सवाल उठाया, और जब सवाल उठाया तो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो उसमें क्या हुआ, आपने देखा होगा कि तत्काल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये उस संस्कृति का, तमिल संस्कृति का अपमान है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा संसद भवन कोई सांस्कृतिक केंद्र नहीं है, वो इस देश का सबसे बड़ा भवन है, सबसे बड़ा पंचायत घर है। और पंचायत घर में हम यह मानते हैं कि वहाँ किसी एक संस्कृति का शेंगुल की बजाय हमारे संविधान की प्रति रहनी चाहिए, जिससे हमारा देश और देश का संविधान और देश का संसद और तमाम को संचालित किया जाता है। कुछ संविधान की जगह कोई शेंगुल ले ले, ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से जिसने ये कहा, जिस सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं वापस इसी बात पर, इसीलिए मैंने कहा कि मैं बिल्कुल घोर निंदा करता हूं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, ये आरएसएस बीजेपी का एक तौर तरीका है। तौर तरीका क्या है कि आप पानी है, उस पानी में एक कंकड़ डालिए, फिर उसकी हलचल देखिए। और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये दोनों की एक मिली भगत का भी एक नतीजा है, ओवैसी जी का और भाजपा का। एक जय फिलिस्तीन कह देंगे तो दूसरा कह देगा जय हिंदू राष्ट्र। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे देश में संविधान है, किसी भी सांसद के बाप की ताकत नहीं है जो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना दे। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको हमारे देश के सिखों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, बौद्धों का, जैन का, पारसी और नास्तिकों के आप क्या करेंगे, पहले वो बताइए। आप क्या करेंगे उनके लिए कि आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उस हिंदू राष्ट्र में और हमारे देश की महिलाओं का भी क्या स्थान होगा। और हिंदू राष्ट्र में मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी उस कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं। और महाराष्ट्र से, उस भूभाग से हिंदू राष्ट्र को अगर हमको समझना पड़ेगा तो कैसा है। हमारे देश में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया गया। अभी तक मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर देश और दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ डकैती का एक भी एफआईआर दर्ज हो तो मैं उसको किडनी दे सकता हूँ अपनी एक पुरस्कार के रूप में, अगर कोई सिद्ध कर दे तो। सबूत लेकर क्या है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि को डकैत इसलिए बताया गया था, जिस जाति में वो जन्मे थे उस जाति को शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं था। उन्होंने जो रामायण की रचना की गूढ़ संस्कृत में की, बड़े बड़े जो पंडित थे अपने संस्कृत के ज्ञाता, वो उनके स्तर से बहुत ऊपर की थी। फिर उन्होंने कहा एक काम करो, नकल करो एक। तुलसीदास जी कहा तुम एक रामायण की रचना करो। तो आपको बताता हूँ, हमारे देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है रामायण के रचनाकार को डकैत बताना, ये हिंदू राष्ट्र का हाँ मैं बता रहा हूँ, ये हिंदू राष्ट्र का चरित्र है। दूसरा चरित्र बताता हूँ महाभारत काल का। तब कोई मुसलमान सिख ईसाई नहीं थे, एकलव्य था आदिवासी। एकलव्य ने धनुर्विद्या में अर्जुन से बहुत ज़्यादा धनुर्धर थे, उनका अंगूठा कटा दिया गया। और फिर और आगे चल करके दलित महिलाओं के स्तन पर टैक्स लगाया गया। और अभी क्या कह रहे हैं, अभी तो भाजपा का एक मंत्री है, उसने कह दिया ये आदिवासी जो अपने को हिंदू नहीं मानते हैं वो किस बाप की औलाद हैं, उसका डीएनए टेस्ट कराने का। मतलब मैं आपको बता दूं, भाजपाई इतना गिर गए, आदिवासियों को माँ की गाली देने लग गए हैं। और ये ही नहीं, ये कह रहे हैं आदिवासियों को कि आप हमारे पूर्वजों की औलाद हो। मतलब आप समझो, उनके जो आदिकाल से यहाँ रह रहे हैं, जो बाद में आए हैं,
उनके वंशज ये कैसे हो सकते हैं? मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जो आदिवासियों को कह रहे हैं कि वो हमारी संतानें हैं, वो डीएनए टेस्ट कराएं और बताएं कि वो किसकी औलादे हैं, माँ की गाली तक भी ये दे रहे हैं। ये बहुत मुझे लगता है कि अस्तर गिरने का है। तो जो अस्तर की मैं बात कर रहा हूँ गिरने की, मुझे लगता है वही एक तौर तरीका था। ओवैसी जी के मन में संपत्ति थी फिलिस्तीन के प्रति, मेरे मन में भी है। मैं बेबाकी से बोलता हूँ फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन, लेकिन फिलिस्तीन जय बोल देने से उसके लिए जगह होगी। मुझे लगता है कि संसद के अंदर जहां आप शपथ ग्रहण ले, ओवैसी की सदस्यता जानी चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ संविधान ये नहीं, लोगों के बोलने से नहीं, संविधान ये कहता है, भाजपा ही बोल रहे हैं। संविधान ये कहता है कि ओवैसी की सदस्यता जा सकती है अगर संवैधानिक तौर पर लोकसभा के अध्यक्ष कुछ करे। लेकिन मैं क्या मानूं, अभी संसद के अंदर तो ये चल रहा है, हमारे देश का राष्ट्रीय गान चल रहा था और आप देखिए कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय गान से ऊपर हो गए। जैसे संसद भवन में सिंगुल जो है वो हमारे संविधान से ऊपर हो गया। आप समझ लो पहले, अब जिस सिंगुल का आगे प्रधानमंत्री लेटे थे, आपने देखा होगा एकदम जमीन पकड़ करके, अब की बार वो भूल गए कि सिंगुल का आगे लेटना भी होता है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ, ये पिक एंड चूज हो रहा है। हम ये मानते हैं कि जब तक हमारे देश में संविधान है तो संविधान का सम्मान, और मैं कौन होता हूँ, ओवैसी जी तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कानून के भी बहुत जानकार हैं, संविधान के भी बहुत जानकार हैं। और मैं ये मानता हूँ कि पढ़े लिखे राजनेताओं में अगर भारत में 10 पढ़े लिखे काबिल राजनेता हैं, उनमें से ओवैसी एक है। वो अलग बात है कि हमारे देश में शासन सत्ता में बैठा व्यक्ति ऐसा शख्स भी है जो मकर संक्रांति को मकर संक्रमण पढ़ लेते हैं, जिन्हें बिना क्या कहते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर के राष्ट्रपति को मिलने के बाद जब बाहर आते हैं तो उन्हें कैंडिडेट बोलना नहीं आता। अब आप समझिए, बड़ा विचित्र स्थितियाँ हैं हमारे देश के अंदर। जो कैंडिडेट नहीं बोल सकता है, जो मकर संक्रांति नहीं पढ़ सकता है, वो देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन फिर भी मैं दावा करता हूँ कि अनपढ़ के राज में पढ़े लिखे राजनेताओं में ओवैसी एक।